Hello friends, my name is Sameem and this is my first video of NCERT of class 12th of chapter 1st, and the name of the chapter 1st is reproduction in organism. And the first question arises from here is that what is lifespan. अगर मैं lifespan की बात करूँ कि lifespan आखिर में होता क्या है. Lifespan it is the period from birth to the natural death of an organism. इसका मीनिंग क्या है कि जब हम जन्म लेते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. अब बात आती है कि क्या लाइफ स्पैन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज पे डिपेंड करता है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लाइफ स्पैन इज इंडिपेंडेंट अपॉन साइज. द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डजंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हम बर्ड्स की बात कर लेते हैं, हम क्रो की बात करते हैं और पैरेट की बात करते हैं, क्या उनके साइज़ में कोई अंतर है? वो दोनों सेम साइज़ के हैं. लेकिन जब हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं, जब हम क्रो के लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो द लाइफ स्पैन ऑफ द क्रो इज़ अबाउट 15 ईयर्स एंड द लाइफ स्पैन ऑफ द पैरेट इज़ अबाउट 140 ईयर्स. हालांकि उनके साइज़ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम प्लांट्स को एनिमल्स के साथ कंपेयर करें, ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर करें तो उनके साइज़ में भी कितना अंतर है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में भी अंतर है. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ होता है वो उसके लाइफ स्पैन को डिनोट नहीं करता कि लाइफ स्पैन इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन द साइज़. अब बात आती है कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है वो इमॉर्टल नहीं होता. मतलब कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं होता है. जिसने जन्म लिया उसको मरना तो पड़ेगा ही. लेकिन कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इमॉर्टल होते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो उनमें जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जब वो सेल डिवीज़न करेंगे एक दूसरी सेल बनेगी. अब वो जो दूसरी सेल बनी है वो उसकी डॉटर सेल कहलाएगी. अब वो जो पेरेंट सेल है वो अपनी डॉटर सेल के रूप में जिंदा रहेंगे. In these organisms cell division itself is a mode of reproduction and they live as their the daughter cells के रूप में रहेंगे. ठीक है. उसके बाद रिप्रोडक्शन. आखिर में रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ. ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म देता है या गिव राइज टू देयर यंग वंस, अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है जो उनकी तरह ही होते हैं. अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन आखिर में करता क्यों है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज the reproduction is important because it enables to maintain the continuity of species from generation to generation. इसका क्या मीनिंग है कि अगर बाय चांस किसी भी स्पीशीज़ ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, मतलब उसने अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देना बंद कर दिया, तो क्या होगा कि जो उनकी स्पीशीज़, क्योंकि उन्हें पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, ह्यूमन का जो लिमिटेड जो लाइफ स्पैन है इंडिया में अगर हम बात करें तो वो 60 to 70 ईयर्स है. 60 to 70 ईयर्स के होने के बाद एवरी ह्यूमन बीइंग मर जाता है, या कुछ 100 से भी ऊपर चले जाते हैं, पर वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. पर वह है कि हमें पता है कि हम मर जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो हम मर ही जाएंगे. अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारे कोई ऑफस्प्रिंग नहीं हुए और हम सभी के सभी मर जाएंगे. तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी जो स्पीशीज़ है वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी. तो हमारी स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए, उसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए कि वो आगे भी रहे, फ्यूचर में भी रहे, तो हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा. ठीक है. अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ how many types of reproductions are there? There are mainly two types of reproduction. First is asexual and other is sexual. अगर मैं asexual reproduction की बात करूँ तो फर्स्टली जो asexual और sexual में ये डिफरेंस होता है कि जो asexual reproduction है उसमें केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसमें टू अपोजिट सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होंगी. मतलब उसमें एक मेल और फीमेल, दो अपोजिट सेक्सेस है, वो इन्वॉल्व नहीं होंगी, उसमें केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो अपोजिट सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं, मेल और फीमेल. और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो विद या तो गैमेट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. मतलब या तो वो गैमेट, या तो उसमें गैमेट इन्वॉल्व होगा, अगर कोई नया प्लांट बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग नया बनेगा, या तो उसमें गैमेट इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा. अगर मैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट की बात करूं तो हमने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा होगा. पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है दैट इज़ ओवम. ओवम क्या करता है कि
वो ओवम मल्टीप्लाई करके एम्ब्रियो बनाता है, और हमें पता है कि जो एम्ब्रियो होता है उससे ही एक नया प्लांट बनता है, उससे ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, एक नया प्लांट बनता है। तो उसको हम, अगर मैं प्लांट के केस में बात करूँ तो एम्ब्रियो से एक नया प्लांट बनेगा, अगर एनिमल के केस में बात करूँ तो उसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नया बनेगा। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस जैसे उसमें होता है, जैसे जो ये बीज होती हैं, बीज में पार्थिनोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा कि एक जो फीमेल ओवम होगा, जो फीमेल का गैमेट होगा, वही डिवाइड करेगा। एम्ब्रियो बना दिया उसने और उसने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को गिव राइज कर दिया। तो उसमें विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट हुआ, लेकिन उसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ। मतलब दो अपोजिट सेक्सेस से जो गैमेट आए, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, उनका फ्यूजन नहीं हुआ, उसमें केवल फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हुआ। तो नो फ्यूजन, दैट इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या कहलाएगा ये? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन की बात करूं तो बहुत सारे होते हैं, जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, जिसमें कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल एक सेल डिवीजन ही एक रिप्रोडक्शन का माध्यम होता है उसमें। ठीक है, अब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इसमें दो अपोजिट सेक्सेस इन्वॉल्व होंगी। दो अपोजिट सेक्सेस का क्या मीनिंग है कि एक फीमेल होगी और एक मेल होगी, और जो फीमेल और मेल के जो गैमेट्स होंगे उनका फ्यूजन होगा और उससे ही एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होगा। उसको हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर में होता क्या है। हमने पढ़ लिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, या तो उसमें जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन से हो सकता है। विद, अगर मैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल पार्थिनोजेनेसिस हो गया, जिसमें जो फीमेल गैमेट दैट इज ओवम होगा वो एक प्लांट को गिव राइज करेगा या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करेगा। एम्ब्रियो बनाएगा तो एम्ब्रियो से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्लोन बोलते हैं। उनको हम क्लोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के। मॉर्फोलॉजिकली क्यों? मॉर्फोलॉजिकली मतलब वो बाहरी जो उनका मेकअप होता है, या जो बाहरी जैसे हम उनको बाहर से देखते हैं वो वैसे ही दिखाई देंगे जैसे उनके पेरेंट दिखाई देते हैं। मॉर्फोलॉजिकली जैसे उनके पेरेंट की मॉर्फोलॉजी होगी वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग की मॉर्फोलॉजी होगी। ठीक है, उसके बाद जेनेटिकली क्या है कि जो उनके पेरेंट में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वही ऑफस्प्रिंग में जीन्स प्रेजेंट होंगे। मतलब उनमें जेनेटिकली भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगर उनमें जेनेटिकली वेरिएशन हुआ तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मतलब? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। वेरिएशन का क्या मीनिंग है कि जैसे हम करते हैं, जैसे जो हमारे पूर्वज थे वो हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और हम कैसे हैं, आगे जाके हमारे बच्चे भी कैसे होंगे। तो हम में वेरिएशन तो आया है। पहले बहुत बड़े बड़े ह्यूमन बींग हुआ करते थे, अब बहुत उनकी हाइट छोटी हो गई है। क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनके हिसाब से हम अडेप्ट हुए हैं और उनके हिसाब से ही हम में वेरिएशन आया है। ठीक है, लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते तो हमें वेरिएशंस, अगर हम में वेरिएशन नहीं होता, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते तो हम में वेरिएशन नहीं आता, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब होते। लेकिन पहले की एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी थी और अब की एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, तो क्या हम जीवित रह सकते? हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमें वो चेंजेस ही नहीं आते। हमें जेनेटिकली हमें वो जीन्स मॉडिफाई ही नहीं होते जो इस एनवायरमेंटल को सहन कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर हम बात करें कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ बाइनरी फिजन? फर्स्ट इज़ अ बाइनरी फिजन। क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच द सेल डिवाइड इंटू द टू हार्व्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इंटू एन एडल्ट। मतलब कोई सेल डिवाइड करके दो बनाएगी और प्रत्येक सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करेगी। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं ये बाइनरी फिजन एमीबा में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक पेरेंट सेल को देख रहे हैं। इस पेरेंट सेल ने क्या किया? पहले अपनी न्यूक्लियस को डिवाइड किया। जो न्यूक्लियस के डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और फिर इसने अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। उसके बाद ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के बाद ये दो डॉटर सेल बन गई। ठीक है, अब बहुत सारे
बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि जो एमीबा होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस पहले होता है या साइटोकाइनेसिस पहले होता है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसमें कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न पहले हो रहा है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि द सेकेंड मोड ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग। बर्डिंग की बात करें तो बर्डिंग आखिर में होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द डिवीज़न इज़ अनइक्वल। डिवीज़न अनइक्वल कैसे होगा कि डिवीज़न जो है वो अनइक्वल होता है और एक बल्ब लाइक जो प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बड बोलते हैं वो एक पेरेंट बॉडी पे प्रोड्यूस हो जाता है, और उस बल्ब लाइक जो पेरेंट बॉडी पे जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस होता है वही आगे जाके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक नया एडल्ट बना देगा। जैसे ये एक ईस्ट, अगर हम ईस्ट में बात करें, बडिंग इन ईस्ट में बात करें तो ये एक पेरेंट ईस्ट है। इसमें क्या हुआ? ये एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस हुआ इस पेरेंट ईस्ट के ऊपर जिसको हमने बड बोला। अब ये जो बड है और जो पेरेंट ईस्ट है इसके साइज में कितना डिफरेंस है? तो डिवीज़न क्या हुआ? वो अनइक्वल हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि पहले इसमें अब एमीबा और ईस्ट में क्या डिफरेंस है? इसमें पहले बताओ साइटोकाइनेसिस हो रहा है या कैरियोकाइनेसिस हो रहा है? तो इसमें पहले साइटोकाइनेसिस डिवीज़न हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हो रहा है, लेकिन अमीबा में पहले न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ था तो इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ था। ठीक है, तो इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हुआ तो फिर इसमें क्या हुआ कि ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है और जो ये इसको हम बोलेंगे वैक्यूल, और जो ये ब्लैक बिंदु सा दिख रहा है ये हो गई न्यूक्लियस। फिर इसने न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, वैक्यूल ने डिवाइड किया और ये जो बड हुई थी उसमें चला गया। उसके बाद ये इससे डिटैच हो गई। ठीक है, और फिर जो ये इसमें जो ये चेन है इसमें जो प्रत्येक सेल होगी वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि ईस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब बात करते हैं हम थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ वो फ्रेगमेंट में टूटता है। फ्रेगमेंट का क्या मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल हमने एक रस्सी ले ली, हमने एक मीटर की रस्सी ली। 1 मीटर की रस्सी को क्या किया? हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, अब प्रत्येक छोटा टुकड़ा डिवाइड करता गया और उसने 1 मीटर की रस्सी दोबारा बना दी। मान लो हमने 1 मीटर की, फॉर एग्जांपल हमने इसमें 1 मीटर की रस्सी ली, हमने इसको 5 टुकड़ों में काट दिया। अब क्या होगा कि इस टुकड़े ने 1 मीटर की रस्सी अलग बनाई, इस टुकड़े ने 1 मीटर की रस्सी अलग बनाई, इस टुकड़े ने 1 मीटर की रस्सी अलग बनाई। मतलब इसने क्या किया? ये इसकी पेरेंट रस्सी हो गई। प्रत्येक टुकड़े ने जितनी अपने पेरेंट की लेंथ थी उतनी ही रस्सी दोबारा डिवीज़न करके डेवलप कर ली। ठीक है, तो जनरली ये उसमें होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो क्या हुआ कि जो ये प्लेनेरिया, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया की हम बात करें तो ये प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म, इसने क्या किया? इस 2 फ्रेगमेंट में टूटा। ईच फ्रेगमेंट ने एक अलग इंडिविजुअल को बना दिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं हम कि फोर्थ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि कुछ ऐसे एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स होते हैं जो कि एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करेंगे। जैसे कि मोस्ट कॉमन हो गया, हम जूस स्पोर्स की बात करते हैं तो जूस स्पोर्स दीज आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का क्या मीनिंग है कि ये बहुत छोटे होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का क्या मीनिंग होता है? मोटाइल का क्या मीनिंग होता है कि ये लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब अगर हम देसी भाषा में बोले तो ये चल फिर सकते हैं। ये जो मोटिलिटी है, जो इनको चल फिरने की क्षमता, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये फ्लैजिला प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला मतलब जो जूस स्पोर्स जो मतलब बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिसमें एक फ्लैजिला होता है इस प्रकार का, जिसमें फ्लैजिला होते हैं इस प्रकार के भी फ्लैजिला हो सकते हैं। 2 फ्लैजिला भी हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा। एक फ्लैजिला सीलिएट हो सकता है, एक फ्लैजिला ऐसा हो सकता है। तो 2 फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकते हैं जूस स्पोर्स में, एक फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है जूस स्पोर्स में। ठीक है, तो ये स्पोर क्या करेंगे? मिट्टी में जाएंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है, ये जनरली कौन प्रोड्यूस करता है? जनरली ये क्लाइमेडोमोनाज में होते हैं। क्लाइमेडोमोनाज एक सिंगल सेल एल्गी होती है, एक सिंगल सेलुलर एल्गी होती है क्लाइमेडोमोनाज। वो जूस स्पोर प्रोड्यूस कराएगी और उन जूस स्पोर से नए क्लाइमेडोमोनाज बन जाएंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं जो ये जूस स्पोर्स होते हैं या फिर कोई भी स्पोर हुआ वो एक कवरिंग के अंदर होता है। एक मतलब एक ऐसी पॉकेट होगी, उस पॉकेट में ऐसे बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। इस पॉकेट की कवरिंग को हम स्पोरेंजिया बोलेंगे। जिसके अंदर जूस स्पोर्स होते हैं या जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजिया। और ये अंदर ये इसके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। जब ये ब्रस्ट होगी, जब ये पॉकेट ब्रस्ट हो जाएगी तो ये सारे स्पोर्स निकल जाएंगे और नए इंडिविजुअल को बना देंगे। अब सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर्स हैं जनरल, सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं? कोनिडिया ये भी माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स हैं, मतलब छोटे स्पोर्स हैं, लेकिन ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल क्या है कि इनके ऊपर ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, मतलब ये मोटिलिटी नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता है। जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है वो जनरली फ्लैजिला होता है, जैसे जूस स्पोर्स में प्रेजेंट है, लेकिन इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं, इसे मूवमेंट नहीं कर सकते। ये तो इन पे अटैच होते हैं। जैसे ये कोनिडियोफोर होता है और ये मेटुले होता है। इन सेल्स के नाम को हम मेटुले बोल देते हैं। ये कोनिडियोफोर हो गया और ये कोनिडिया हो गए। इसमें से जो एक एक स्पोर है वो एक नए, ये जनरली पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है, पेनिसिलियम के कोनिडिया का स्ट्रक्चर है जो कि एक फंगस होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जेम्यूल्स क्या होते हैं। ये इंटरनल बर्ड्स होती हैं। इंटरनल बर्ड्स क्या होती हैं कि ये बॉडी के इंटरनली प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज़ कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। जो कि ये एक सिंगल बर्ड एक नए ऑर्गेनिज्म को गिव राइज कर सकती है। ये एक ऐसी इंटरनल बर्ड होती है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना सके। जनरली ये स्पंजेस में होती हैं। ठीक है, इनकेस अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसके स्ट्रक्चर में बात करूँ तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इसकी बाहर की कवरिंग होती है, इसको मैक्सिकॉन स्पिक्यूल्स बोलते हैं। ये जो स्पिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको मैक्सिकॉन स्पिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आर्कियोसाइट्स होती हैं, ये इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये पूरे एक जेम्यूल का स्ट्रक्चर है। अब जो ये मोनेक्सोन जो स्पिक्यूल्स होता है और जो ये कवरिंग्स होती हैं इनका क्या फंक्शन है? ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और जो आर्कियोसाइट्स क्या होती हैं? जो आर्कियोसाइट्स हैं ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। मतलब जब ये जेम्यूल जब एक नई स्पंज को बनाएगा, जो ये आर्कियोसाइट सेल्स हैं ये अलग अलग टिश्यू को बनाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मतलब किसी भी एनिमल्स की टर्म्स में अगर हम एनिमल्स की टर्म्स की बात करते हैं तो एनिमल में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये प्लांट्स के केस में होता है, इसलिए हम इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ठीक है, एनिमल के केस में बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट के केस में बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब कुछ यूनिट्स ऐसी होती है, कुछ स्पेशल यूनिट्स या कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करते हैं, मतलब जिनके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। जैसे कि पहले हम बात करते हैं रनर की। रनर क्या होता है कि ये एक मॉडिफाइड स्टेम होती है, जस्ट बिलो और अबोव द सोयल सरफेस, या ये सोयल सरफेस के ऊपर हो सकती है या सोयल से थोड़ा सा ढका हुआ हो सकती है। ठीक है, जैसे ये हो गया ये रनर। ठीक है, ये ऐसे ये सोयल सरफेस के ऊपर चलता रहेगा और एक नए प्लांट को गिव राइज करता रहेगा। ठीक है, ये जनरली ग्रास में होता है या मिंट में होता है। अब हम बात करते हैं कि राइजोम्स क्या होते हैं। राइजोम्स ये जो छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं ये जो आर हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड स्टेम, ये और हॉरिजॉन्टली ये जो पूरा जो ये होता है ये एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है। हॉरिजॉन्टली एक अंडरग्राउंड स्टेम होगी जो एक पूरे प्लांट को गिव राइज कर देगी। अब हम सकर की बात करते हैं। सकर क्या होते हैं कि सकर भी एक शॉर्ट अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती हैं स्टेम की दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द एरियल स्टेम। सकर रिमेन अंडरग्राउंड। अब हम रनर और सकर में अगर हम डिफरेंस की बात करें कि जो रनर और सकर है उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। जो रनर होते हैं वो ग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर होंगे, थोड़ा सा नीचे होंगे, लेकिन सकर होंगे वो ग्राउंड के फुल्ली नीचे होंगे, ग्राउंड के अंडरग्राउंड होंगे सकर। लेकिन जो रनर होंगे बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है।
ठीक है। जैसे हम बात करें ये शक्कर है, ये मिंट में रनर भी हो सकता है, शक्कर भी हो सकता है, और ये गुलदाउदी भी एक प्लांट है जिसमें शक्कर होता है। अगर हम बात करते हैं ट्यूबर, ट्यूबर भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है जिसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे पोटैटो, ये जो पोटैटो का जो ये पूरा पोटैटो है इसको हम एक ट्यूबर बोलते हैं। इसमें जो ये छोटे छोटे पोर्शन होते हैं इनको हम पोटैटो आई बोलते हैं, और इन पोटैटो आई से ही आई बड बनता है, और आई बड से ही पूरा प्लांट बनता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, हम ऑफसेट की बात करते हैं कि ऑफसेट क्या होती है। ये भी एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है जो एक क्लस्टर ऑफ लीव्स अबोव, मतलब जो ये लीव्स है इनका एक क्लस्टर बनाएगी अबोव, एंड क्लस्टर ऑफ रूट्स बिलो, और ये रूट्स का क्लस्टर बनाएगी नीचे, जैसे वाटर हाइसिंथ, जैसे टेरर ऑफ बंगाल जो कोस करता है वाटर हाइसिंथ उसमें होता है। आगे हम बात करते हैं बल्ब की। बल्ब में क्या होता है कि ये भी एक अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है जो कि फूड को स्टोर करती है, और जो फ्लैशी लीव्स एंड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जैसे अनियन है, ये एक अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, ये स्टेम ही तो है जो अंडरग्राउंड में मॉडिफाई हो गई। ये क्या करेगी, ये फूड को स्टोर करके रखेगी, और ये इसके पास लीव्स होते हैं। जब हम मतलब जब भी को आप अगर फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा कि जब हम ऑनियन को उगाते हैं तो हम जो ऑनियन होता है उस पर जब छोटे छोटे लीव्स आ जाते हैं उनको हम मिट्टी में दबाते हैं, उससे ही नया ऑनियन प्लांट बनता है। ठीक है, तो ये जो एक ऑनियन बल्ब, जो ये ऑनियन है इसको हम एक बल्ब बोलेंगे जिसके पास कुछ फ्लैशी लीव्स होते हैं, और यही ग्रो करके अनियन प्लांट बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।